नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल गुरु क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से एचएसएससी के विभिन्न एग्ज़ाम के अंदर आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन एचएसएससी के अलग अलग एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं, जनरल स्टडी के क्वेश्चन हैं और विशेष करके साइंस के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इसके अंदर आपको जो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा गया है कि इंसुलिन क्या होता है। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। इंसुलिन किसको कहते हैं और इंसुलिन क्या काम में आता है। अब देखिए, ये जो इंसुलिन है ये एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन एक हार्मोन है और ये हार्मोन हमारे रक्त के अंदर जो शर्करा है उसको नियंत्रित करता है, यानी जो शुगर होती है हमारे रक्त के अंदर उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन हमारे पैनक्रियाज के अंदर बनता है और पैनक्रियाज के अंदर कुछ स्पेशल कोशिकाएं होती हैं या छोटे छोटे स्ट्रक्चर होती हैं जिनको आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। यानी लैंगरहैंस की दीपिका के नाम से ऐसे एक आता है प्रश्न कि पैनक्रियाज में क्या चीज़ें पाई जाती हैं जिनसे इंसुलिन निकलता है। तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की द्वीपिका बोला जाता है उनको, उनसे इस इंसुलिन का स्त्रवण होता है। ठीक है, पैनक्रियाज जो कि एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि है, यानी अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है पैनक्रियाज, या जिसको अग्नाशय कहते हैं हम। उसकी ये लैंगरहैंस की द्वीपिका होती है, उसके अंदर छोटी छोटी रचनाएं होती हैं और इन्हीं से इंसुलिन का स्त्रवण होता है। और ये इंसुलिन हमारे ब्लड के अंदर यानी रक्त की शुगर यानी शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है इसके बारे में। अब इंसुलिन है वो हमारे प्रति 100 ml ब्लड यानी 100 मिलीलीटर रक्त के अंदर शुगर की मात्रा होती है, वो निश्चित होती है और वो होती है 80 से लेकर के 120 मिलीग्राम। इसको एक नियंत्रित मात्रा के अंदर रखता है इंसुलिन। और अगर ये इससे ऊपर यानी कम या ज़्यादा होती है तो उसके लिए दो अलग अलग टर्म्स उपयोग की जाती हैं। ज़्यादा होने पर उसको कहा जाता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया बोला जाता है उसको, ज़्यादा होने की कंडीशन को। और अगर कम हो जाती है तो ये हाइपर की जगह आ जाता है नाम हाइपो। यानी शुगर का कम होना वो कहलाता है हाइपोग्लाइसीमिया और ज़्यादा होना कहलाता है हाइपरग्लाइसीमिया। ये इसकी एक निर्धारित मात्रा है हमारे 100 ml यानी 100 मिलीलीटर रक्त के अंदर शर्करा की या शुगर की। तो इससे ज़्यादा होने पर हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है, कम होने पर हाइपोग्लाइसीमिया कहलाती है ये कंडीशन। और ये किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ये नियंत्रित की जाती है हमारे इंसुलिन हार्मोन के द्वारा, जो कि अग्नाशय यानी पैनक्रियाज से स्रावित होता है। पैनक्रियाज के अंदर छोटी छोटी रचनाएं होती हैं जिनको आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन ये बन सकते हैं जो एग्जाम में आगे आने वाले जो एग्जाम है उनके अंदर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर पूछा गया है कि विद्युत शक्ति को मापने के लिए, जो इलेक्ट्रिक पावर है उसको मापने के लिए कौन सी इकाई इस्तेमाल होती है। अब पावर यानी विद्युत शक्ति है, उसके लिए जो इकाई यूज होती है वो होती है वाट। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं वाट जो इसका राइट आंसर। विद्युत शक्ति का मापन होता है वो वाट के द्वारा होता है। और इसके अलावा 3 इकाइयाँ और दे रखी हैं, उनको हम देख सकते हैं। एक होती है वोल्ट। वोल्ट में है वो विभवांतर मापा जाता है, तो इन्हें ध्यान में रखना है। विभवांतर है उसको वोल्ट में मापा जाता है। जूल होती है वो ऊर्जा को मापने की इकाई है। और एम्पियर है वो विद्युत धारा को। तो अगर विद्युत के केस में हम देखें तो ये अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत धारा है वो एम्पियर के द्वारा मापी जाती है, यानी एम्पियर है विद्युत धारा की इकाई है, जूल है वो ऊर्जा की इकाई है, वॉट है वो विद्युत शक्ति की इकाई है, और विभवांतर है वो वोल्ट जो है विभवांतर की इकाई है। तो इनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम के अंदर ये पूछे जा सकते हैं अलग अलग प्रकार से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है एक ऋजु रेखीय गति का प्रकार है, रेक्टिलिनियर मोशन का प्रकार है। अब रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या है? यहाँ पर जो आंसर दे रखा है, यहाँ पर इस गेंद का उछलना। अब गेंद है वो उछलती है तो इस तरह से उछलती है, ठीक है। तो एक लाइनिंग में उछलती है और बार बार उसको क्या है रिपीट करती है, तो उसको क्या कहा गया है? ऋजु रेखीय गति का प्रकार है। यानी वो उदाहरण है गेंद का बार बार उछलना, वो कहलाता है ऋजु रेखीय गति यानी रेक्टिलिनियर मोशन।
तो ये गेंद का उछलना रेक्टिलिनियर या ऋजुरेखीय गति को दर्शाता है। इसके अलावा बाकी और भी चीज़ें हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। ये कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर की चाल है। जो स्ट्राइकर है वो कैरम बोर्ड पर एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक है, तो वो रेखीय गति हो जाती है उसकी। उसके बाद अगर हम बात करें लट्टू का घूमना, तो घूमना होता है वो घूर्णन गति के कारण होता है। अगर कोई चीज़ अपनी अक्ष पर घूम रही है तो वो कहलाती है उसकी घूर्णन गति कहलाती है। इसके अलावा हिंडोले की चाल है। हिंडोला जो होता है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, आगे और पीछे आता चला जाता है, तो वो उसकी आवर्ती गति कहलाती है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार की गतियों के प्रकार हैं। हिंडोले की चाल आगे और पीछे जाना आवर्ती गति, जो बार बार अपनी गति को दोहराता है तो वो आवर्ती गति होती है। लट्टू का घूमना है वो घूर्णन गति होती है, वो अपने अक्ष के ऊपर घूमता है। कैरम बोर्ड है वो एक सीधी रेखा में गति करता है, इसलिए उसकी रेखीय गति है वो। और रेक्टिलिनियर मोशन यानी ऋजुरेखीय गति है गेंद का उछलना। तो ये ऑप्शन अलग अलग प्रकार से अलग अलग गति के उदाहरण हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो पूछा गया क्वेश्चन कि इनमें से सोने के लिए, ठीक है, सोना मतलब वो एलिमेंट यानी सोना एक तत्व है और उसके बारे में पूछा गया है। यहाँ पर सोने के बारे में नहीं पूछा गया। तो सोना जो है एक एलिमेंट है हमारी पीरियोडिक टेबल का महत्वपूर्ण, ठीक है। इसके बारे में पूछा गया, आभूषण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है ये। और इसका रासायनिक चिन्ह पूछा गया तो वो होता है Au। Au इसका रासायनिक चिन्ह है सोने का, जो राइट आंसर है इसका। और इसके अलावा हम बाकी रासायनिक चिन्हों को देखें तो ये जो Pb है, Pb जो यहाँ पर लिखा गया है बी ऑप्शन वाला, Pb को दिखाते हैं लेड बोलते हैं। लेड या जिसको सीसा भी कहा जाता है, ये वो धातु है जिसको लेड या सीसा कहा जाता है, वो Pb से दर्शाई जाती है। यहाँ पर जो लिखा गया है Ag, Ag का मतलब होता है सिल्वर या चांदी, जिसको चांदी बोला जाता है। Ag यानी चांदी से जो है इसका सिंबल है वो रिलेट करता है Ag से, तो हमें ध्यान में रखना। और चांदी जो होती है ये विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। इसके अलावा ये जो ऑप्शन सी लिख रखा है Sn, Sn होता है वो टीन को रिप्रेजेंट करता है, टीन। और Sn इसलिए लिखा गया है क्योंकि एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, स्टेनम से। लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का वर्ड है स्टेनम, और उससे ये लिया गया है शब्द। तो ये टीन को रिप्रेजेंट करता है Sn। तो ये अलग अलग प्रकार के रासायनिक चिन्ह हैं वो हमें ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये चिन्ह है वो कौन सी धातु का है, कौन से तत्व का है, कौन सी धातु का है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है अलग अलग प्रकार के जो तत्व हैं उनके सिंबल यानी रासायनिक प्रतीक को। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये पूछा गया है कि गुब्बारे फुलाने के लिए, गुब्बारे हम फुलाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से फुलाए जाते हैं, छोटे बड़े सभी प्रकार के। तो जो गैस इस्तेमाल होती है वो पूछा गया कि कौन सी गैस इस्तेमाल होती है गुब्बारों के अंदर। तो गुब्बारों के अंदर जो गैस इस्तेमाल होती है हीलियम। हीलियम क्या होती है? हीलियम जो है ये हल्की गैस होती है बिल्कुल, और गुब्बारों के अंदर हल्की गैस ही भरी जाती है ताकि वो ऊपर की तरफ फ्लाई कर सके वायुमंडल के अंदर, ठीक है। तो वायुमंडल के अंदर जो गुब्बारे होते हैं उनको उड़ाने के लिए, उनके अंदर फुलाने के लिए उनके अंदर हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है। नॉर्मल गुब्बारे हैं जिनको हम मुंह से बुलाते हैं उनके अंदर तो हम मुंह से छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड भरते हैं। बाकी जो गुब्बारे होते हैं बड़े बड़े साइज के जिनको वायु में उड़ाया जाता है उनके अंदर हीलियम गैस भरी जाती है, जो कि वायु से हल्की होती है और आसानी से गुब्बारों को ऊपर की तरफ लेकर के चली जाती है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन है, ये हमें सांस लेने में सहायक गैस होती है सभी जीवों के। आर्गन है, ये एक अक्रिय गैस होती है, नोबल गैस की श्रेणी में आती है, अक्रिय गैस की श्रेणी में इसको रखा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में अलग अलग चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा गया है कि आवर्त सारणी के अंदर S और P ब्लॉक, S और P ब्लॉक तत्व दोनों कौन से हैं। अब देखिए पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ब्लॉक की। ब्लॉक क्या होते हैं? आवर्त सारणी है उसके अंदर 4 ब्लॉक होते हैं। आवर्त सारणी के अंदर 4 ब्लॉक होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। 7 आवर्त या जिनको पीरियड कहा जाता है वो होते हैं। 7 आवर्त या पीरियड होते हैं। मॉडर्न जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसके अंदर 7 आवर्त या पीरियड 4 ब्लॉक होते हैं और 18 ग्रुप या जिनको हम वर्ग कह सकते हैं वो होते हैं। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए, इनके बारे में भी अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बनते हैं। 18 ग्रुप या वर्ग होते हैं जो कि इस तरह से होते हैं खड़ी लाइनों के रूप में,
ठीक है, और आवर्त होते हैं वो ऐसे तिरछी लाइनों के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो उनकी संख्या 7 है आवर्तों की, और वर्ग या ग्रुप की संख्या है 18, जबकि ब्लॉक होते हैं 4। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है ब्लॉक से रिलेटेड कि ब्लॉक 4 कौन कौन से होते हैं, हम देख लेते हैं एक बार। ब्लॉक 4 होते हैं, एक होता है एस ब्लॉक, एक होता है पी ब्लॉक, एक होता है डी ब्लॉक और एक होता है एफ ब्लॉक। तो तत्वों को इन ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया गया, वो किस आधार पर डिवाइड किया गया है कि उनके जो बाहरी कक्ष हैं, बाहरी कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी है उसके आधार पर, बाहरी कोश हैं, बाहरी कक्ष हैं, उनके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर उनको अलग अलग ब्लॉक में बांटा गया है, एस पी डी एंड एफ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर जो उनके बाहरी कक्ष में उपस्थित होते हैं उसके आधार पर उनको अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड किया गया है सभी प्रकार के तत्वों को। और वर्तमान में जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कुल 118 तत्व हैं वो खोजे जा चुके हैं प्रकृति में, तो उनको रखा गया है। तो उन्हीं तत्वों को इन अलग अलग ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया गया है जो कि 4 है। अब इसमें पूछा गया है कि एस और पी ब्लॉक तत्व हैं, वो एस और पी ब्लॉक में कौन से तत्व आते हैं? तो दूसरे और तीसरे आवर्त के जो तत्व हैं, दूसरा और तीसरा आवर्त है उसके जो तत्व हैं वो एस और पी ब्लॉक दोनों ब्लॉक में आते हैं। ये इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है उसके अंदर क्या पूछा गया है? अगले प्रश्न में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पशु है वो वार्म ब्लडेड है। अब ब्लड के आधार पर या बॉडी टेम्परेचर के आधार पर अगर हम बोलें तो एनिमल्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं उष्ण रक्तक या जिनको वार्म ब्लडेड कहा गया है, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड या ठंडे खून वाले प्राणी, एक होते हैं वार्म ब्लडेड या गर्म खून वाले प्राणी। तो ठंडे खून वाले प्राणी हैं उनको बोला जाता है पिक्लोथर्मल, पिक्लोथर्मल बोला जाता है, और वार्म ब्लडेड होते हैं उनको कहा जाता है होम्योथर्मल, होम्योथर्मल। यानी ऐसे प्राणी होम्योथर्मल या वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका जो रक्त का तापमान है, शरीर का तापमान है, वो बाहरी पर्यावरण के अनुसार नहीं बदलता, यानी इनका तापमान है वो स्थिर रहता है। ऐसे जीव आते हैं वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मल ऑर्गेनिज्म में। जबकि ऐसे जानवर जिनका बॉडी का तापमान है वो बाहरी पर्यावरण के अनुसार बदल जाता है, जैसे बाहर ठंड है तो उनका शरीर है वो फ्रीजिंग कंडीशन में चला जाता है, उनके शरीर का तापमान है वो कम होने लगता है, और अगर बाहर गर्मी ज़्यादा है बाहर के पर्यावरण में तो उनके शरीर का तापमान है वो हाई होने लगता है। तो ऐसे जानवर कहलाते हैं कोल्ड ब्लडेड या पिक्लोथर्मल एनिमल्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है वो उष्ण रक्तक है यानी वार्म ब्लडेड होम्योथर्मल ऑर्गेनिज्म है जिसका पर्यावरण के साथ में बॉडी का टेम्परेचर है, तापमान है वो बदलता नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा बंदर। बंदर या मंकी जो है जैसा हम देखते हैं, और इनकी खास पहचान होती है कि जितने भी वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है वो कठिन से कठिन मौसम की परिस्थितियों में या तापमान की परिस्थितियों में भी बिल्कुल आपको बाहर घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं, इधर उधर प्रकृति के अंदर विचरते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। मंकी हो गया, ह्यूमन होगा, गाय भैंस जो भी है वो सारी चीजें। और इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इन वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा तापमान है वो किसका होता है? 39 डिग्री सेल्सियस है वो होता है, बकरी का तापमान होता है। उसके बारे में क्वेश्चन है प्रीवियसली पूछा गया है कि बकरी का जो तापमान है उसके शरीर का तापमान है वो कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस है वो होता है। हमारा अगर पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। ये एक वार्म ब्लडेड है बंदर जो कि इस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमें ध्यान में रखना उष्ण रक्तक पशु है। बाकी जो 3 ऑप्शन है मेंढक, सालमंडर और छिपकली, ये सालमंडर और मेंढक जो है ये उभयचर वर्ग के प्राणी हैं। ये उभयचर वर्ग के प्राणी हैं जिनको एम्फीबियंस कहा जाता है कि ये जल और जमीन दोनों जगह पर रहने वाले जीव हैं। और छिपकली जो होती है एक सरीसृप वर्ग का प्राणी है। छिपकली देखें तो हम सरीसृप वर्ग का प्राणी है, रेप्टाइल्स में आते हैं, रेंगने वाले जीवों में आते हैं। और इनकी खास पहचान होती है ये जो ठंडे खून वाले प्राणी होते हैं, तीनों ही ठंडे खून वाले प्राणी हैं। और इनकी खास पहचान ये है कि जैसे ही एक्सट्रीम कंडीशन आएंगी मौसम की, चाहे वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा ठंड की कंडीशन आ जाएंगी, तब ये अपने आप को छुपा लेते हैं, तब ये अपने आप को ठंडे खून वाले प्राणी छुपा लेते हैं। एक जो सर्दी आती है उसके अंदर अपने आप को छुपा लेते हैं तो उसको विंटर स्लीप कहते हैं, विंटर स्लीप कहते हैं। और एक होती है इनकी जब गर्मी आती है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन तो उसको कहते हैं समर स्लीप।
और बहुत से जानवर ऐसे हैं जो बहुत सर्दी की कंडीशन होती है तब कभी कभार ज़्यादा धूप निकलती है तो वो विंटर स्लीप से निकल करके अपनी जहाँ पर गहराइयों में वो छुपे होते हैं वहाँ से निकल के और धूप के अंदर आ जाते हैं। तो जो सर्दियों के अंदर धूप लेने के लिए आते हैं अलग अलग जानवर, उस प्रक्रिया को कहा जाता है बास्किंग। बास्किंग की प्रक्रिया होती है वो। और सर्दी के अंदर जब धूप निकलती है, कई बार बहुत ज़्यादा ठंड की कंडीशन में धूप निकलती है एकदम से, तो उस कंडीशन में आप देख सकते हो कि ये ठंडे खून वाले कई प्राणी हैं। जैसे आपने देखा होगा सांप है या छिपकली वगैरह है, वो धूप के अंदर आ जाते हैं और पड़े पड़े धूप लेते रहते हैं ताकि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। तो ये बास्किंग की प्रक्रिया होती है कोल्ड ब्लडेड एनिमल के साथ में। तो इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन पूछा गया है यहाँ पर। तो पादप हार्मोन है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑक्सिन, होता है वो पादप हार्मोन होता है, पौधे की वृद्धि में सहायता करता है ऑक्सिन। दूसरा यहाँ पर राइट आंसर दे रखा है साइटोकाइनिन, ये साइटोकिनिन लिख रखा है, ये साइटोकाइनिन भी लिखा हो सकता है कहीं पे, साइटोकाइनिन होता है। इसके अलावा जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन नाम का एक पादप हार्मोन होता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट हार्मोन है, पादप हार्मोन है, पेड़ पौधों के अंदर पाए जाते हैं। और चौथा इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो वृद्धि रोधक हार्मोन होता है एक, जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल, ये भी एक पादप हार्मोन है जो पौधों के अंदर, बीजों के अंदर प्रसुप्त अवस्था को जगाता है ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में, इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं और फेवरेबल कंडीशन आते ही वो अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं और उगने लगते हैं। एब्सिसिक अम्ल है वो वृद्धि रोधक हार्मोन है। बाकी जो हैं चाहे ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, और एक और आएगा हार्मोन जिसको कहते हैं इथाइलिन या एथिलीन या एसिटिलीन नाम मिलेगा आपको कहीं पर लिखा हुआ। ये भी क्या है कि वृद्धि को सपोर्ट करने वाला हार्मोन है जो पौधों के अंदर पाया जाता है नेचुरली, और आर्टिफिशियली भी हम क्या करते हैं, फलों को पकाने में इस हार्मोन का उपयोग करते हैं। तो पादप हार्मोन ये अलग अलग प्रकार के हैं, 4-5 प्रकार के हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। इथाइलिन, एसिटिलीन, एथिलीन, ये जो है इस रसायन को उपयोग किया जाता है फलों को पकाने में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। एब्सिसिक अम्ल है वो वृद्धि रोधक हार्मोन होता है पौधों के अंदर। बाकी ये जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, लेप्टिन हो गया, इंसुलिन हो गया, रेनिन हो गया, तो ये हार्मोन है, ये जंतु हार्मोन है, जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं। रेनिन हार्मोन है, ये 2 प्रकार का रेनिन होता है। एक होता है जो हमारे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है ह्यूमन के अंदर, और दूसरा जो है वो हार्मोन ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है रेनिन एक, और दूसरा जो हार्मोन है रेनिन वो दूध से संबंधित है, यानी दूध को पचाने वाला हार्मोन होता है। दूध प्रोटीन जो होता है दूध के अंदर उसको पचाने वाला हार्मोन होता है। केसिन होता है दूध का प्रोटीन, उसको पचाने के काम में आता है रेनिन। इंसुलिन के बारे में हम वीडियो के अंदर प्रीवियसली जिक्र कर चुके हैं, लेप्टिन, ठीक है। तो ये हार्मोन अलग अलग प्रकार के हैं, जंतु हार्मोन है। बाकी 3 साइटोकाइनिन है वो एक पादप हार्मोन है, पेड़ पौधों के अंदर पाए जाने वाला हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। अगला प्रश्न ये जीएस का है, इसको भी हम स्टडी कर लेते हैं और आखिरी क्वेश्चन रहेगा ये आज के लिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कोई टफ नहीं है इतना, कि क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन है, ये कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ईजी सा क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, किस लिए किया गया था? अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया गया था ताकि हमें आज़ादी प्राप्त हो सके, उसके लिए शुरू किया गया था 1942 में। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे हैं वैसे क्वेश्चन हम आगे और भी लेकर के आते रहेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और डिस्कस करते रहिए, इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।